तो दोस्तों आज हो गया 31 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों की बुधवार को सरकार के 3 मंत्रियों के साथ छठे दौर की बातचीत हुई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है, जबकि अन्य 2 मुद्दों के लिए 4 जनवरी को फिर से बैठक होगी। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा समेत अलग अलग राज्य के किसान पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई किसान संगठन की नेताओं और सरकार के बीच बैठक के खत्म होने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज की बैठक पहले की तरह बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। आज की बैठक में किसान संगठनों के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उसमें से 2 मुद्दों पर रजामंदी हो गई है। पहला पराली को लेकर और दूसरा बिजली कानून को लेकर। आज की दूसरी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान खुलेआम गोली चलाकर चर्चा में आई कपिल गुर्जर की सदस्यता पर यूटर्न लेते हुए बीजेपी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही रद्द कर दी है। आपको बता दें कपिल गुर्जर बुधवार को भाजपा में शामिल हुए थे। कपिल गुर्जर को भाजपा में शामिल किए जाने पर विपक्षी दलों ने पार्टी को घेरना शुरू कर दिया था। इसके बाद भाजपा ने कुछ ही घंटों में कपिल गुर्जर की सदस्यता रद्द कर दी है। भाजपा के गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कपिल गुर्जर की सदस्यता रद्द कर दी गई है। हमें अंधेरे में रखकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और खुद को खोड़ा का निवासी बताया था। जैसे ही हमें पता चला कि ये आरोपी है, इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद कपिल गुर्जर ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी हिंदुत्व को मजबूत कर रही है, हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहती है। मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ। आज की तीसरी बड़ी खबर। जेडीयू विधायकों के राजद से संपर्क में होने की बात पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। जी आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हुई एक सियासी घटना से बिहार की राजनीति में उबाल है। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों से चर्चा का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं और कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। श्याम रजक के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को राजधानी पटना में जलाशय का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इसका खंडन किया और सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले जेडीयू के नेताओं ने भी श्याम रजक के बयान को नकार दिया था और उनके बयान को गलत और गुमराह करने वाला बताया था। आपको बता दें कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। इस घटना पर जेडीयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। आज की चौथी बड़ी खबर। ईडी की कार्रवाई पर भड़के शरद पवार, कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के प्रयासों में भाजपा को कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। शरद पवार ने पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल हो चुके हैं। उन्हें 2 महीने में सरकार गिरानी थी, फिर उन्हें 6 महीने में ऐसा करना था, फिर 8 महीने में, लेकिन कुछ नहीं होगा। यह सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आपको बता दें कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की एनडीए सरकार ने पिछले महीने 1 साल पूरा कर लिया है। आज की 5वीं बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए आखिर कैसे चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। उन्होंने आगे कहा है कि मीडिया के लोगों को ले जाकर वहाँ की हकीकत बतानी चाहिए। देप्सांग में, गलवान वैली में, जहाँ पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन की पीएलए की फौज कब्जा करके बैठी है। हम डिफेंस मिनिस्टर ये बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की फौज बैठी हुई है उसको कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या स्टेप्स लेंगे। पार्लियामेंट में कहा गया था राज्यसभा में कि पार्टी के लीडर्स को बुलाकर ब्रीफ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ।
आखिर क्यों मोदी सरकार आप जैसे मीडिया के लोगों को क्यों नहीं लेके जाती लद्दाख के पास, क्यों नहीं लेकर जाती डेप्सांग वैली में, क्यों नहीं ले जाकर दिखाती कि कहां पर वो चीन की फौज कहां तक आ गई। सिर्फ इंटरव्यू देना राजनाथ सिंह। अरे राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं कि भारत की मीडिया को, चलिए उस मीडिया को लेकर चलिए कम से कम जो आपकी दिन रात तायीद करती है, उनको ले जाकर दिखाइए ना। कारगिल की जब जंग हो रही थी पाकिस्तान से तो बड़े बड़े मीडिया के लोग जाकर रिपोर्टिंग करते थे। और तीसरी बात, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी चीन का नाम लेने से कतराते क्यों हैं? चीन का नाम लीजिए ना आप। हमने अपने 16 सिपाहियों को वहां पर खो दिया। जिस जगह पर भारत के सिपाही शहीद हुए, क्या वहां पर हम पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह को, देश को ये बताना चाहिए था कि भारत की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इकोनॉमी की बर्बादी की वजह से हमारी फौज के पास उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मैं राजनाथ सिंह साहब ये क्यों नहीं बताते कि क्या हमारे पास 40 दिन का इंटेंस वॉर लड़ने का सामान है, एम्यूनेशन है। एएनआई के इंटरव्यू में डिफेंस मिनिस्टर ने टू फ्रंट वॉर की बात की। जब टू फ्रंट वॉर की बात की तो राजनाथ सिंह बताइए कि हम 40 दिन का असला हमारे पास है, 40 डेज का एम्यूनेशन हमारे पास है? नहीं है, सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है। राजनाथ सिंह ये क्यों नहीं बताते कि बहैसियत रक्षा मंत्री के उनका एक डायरेक्टिव है। क्या डायरेक्टिव है कि 40 दिन का इंटेंस एक्सपेंडिचर होगा, आपके पास 10 दिन का एम्यूनेशन लड़ने के लिए। टू फ्रंट वॉर की आप बात करते हैं। राजनाथ सिंह ये बता दें कि नेवी ने कहा था कि हमको 200 शिप्स की जरूरत है। आज क्यों डिफेंस मिनिस्टर 175 नेवी शिप्स की बात कर रहे हैं? क्वाड करके क्वाड आके लड़ेगा हमारी लड़ाई? हमारे सिपाहियों के पास राइफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर AK-203 इस फैक्ट्री का इनॉग्रेट किया। भाई एक राइफल निकली क्या अमेठी से AK-203? बताइए, वो तक नहीं, इनके पास नहीं है। आप साजो साम, जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल है, उनकी रिपोर्ट है। तो हर महाज पर राजनाथ सिंह साहब जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, अरे भाई आप चीन को दबाइए ना। आप चीन को नहीं दबाएंगे, आपकी सरकार दबाएगी किसानों को, आपकी सरकार दबाएगी जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चीन को दबाइए ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल करिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। तीसरी बात जो आप, और एक सवाल क्या था आपका? हाँ लफ्जी याद करो, बोलिए। अरे नेकी और पूछ हमको लेके जाइए और हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे हमको लेके मत जाइए, कम से कम मीडिया को तो लेके जाकर दिखाइए ना। क्यों नहीं, बात ही नहीं कर रहे। 8 महीने से चीन कब्जा करके बैठा है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, फिर चीन गड़बड़ करेगा वहां पर। आखिर ये सरकार, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? बोलना चाहिए ना। आप तमाम को लेकर जाइए ना, थोड़ी हमारे को छोड़िए। हम तो एंटी नेशनल हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोड़िए जो भी है। आपको लेकर जाइए, आप लोग तो देशभक्त हैं। आप तो माशाल्लाह से मोदी सरकार की तारीफ भी करते हैं आप लोग। आपको लेकर जाइए ना, जाकर दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है, किस हाल में हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है। तकलीफ इस बात की है कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। और अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती।
अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है।